नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट 28 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है जिसको हम देखने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द एआई इंक्लूजन फॉर इनफॉर्मल वुमेन वर्कफोर्स। इसके ऊपर आर्टिकल आया था यार, एआई इंक्लूजन फॉर इनफॉर्मल वुमेन वर्कर्स। है ना, इसके चैलेंजेस, इसके गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का जो थीम है, मतलब मेन जो चीज़ है यहाँ पे, है ना, क्या है यार, एआई फॉर वुमेन एम्पावरमेंट फॉर विकसित भारत कितने ज़रूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वाई इट इज़ मैटर्ड, क्यों यहाँ पे ज़रूरी है यार जो एआई इंक्लूजन है ना इनफॉर्मल वुमेन वर्कर्स का, वो ज़रूरी क्यों है। नो, वाई इट मैटर्स बिकॉज 82% जो वर्किंग वुमेन है इन इंडिया आर इन फॉर्मल सेक्टर यार। बिकॉज 82% जो वर्किंग वुमेन है, 82% वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इन दी इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसा किसने बोला? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 18 की रिपोर्ट ने बोला यार। एंड इसमें 76.9% जो रूरल वुमेन है दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। 76.9% ऑफ रूरल वुमेन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ऐसा PLFS 2023-24 की रिपोर्ट ने बोला यार। जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसने बताया। इसके बाद जो एआई है, जो एआई है ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है यार, इनकम को बढ़ा सकता है। जो एक्सेस टू सर्विसेज हैं फॉर मिलियंस ऑफ वुमेन वो ये प्रोवाइड करता है। सो एआई कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इनकम्स एंड एक्सेस टू सर्विसेज फॉर मिलियंस ऑफ वुमेन। ऑल्सो जो 61% ऑफ वुमेन जो हैं, ये तरह से इन्होंने इम्प्रूव इन ऑफ लाइफ, यहाँ पे इन्होंने एक तरह से जो एआई में जो इंक्लूड किया जा रहा है, जो वुमेन यूज़र्स हैं उन्होंने एक तरह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो विद इन 45 डेज जो है वो बढ़ते हुए देखा। ये बोलता है ये रिपोर्ट जो है, एक तरह से जो एआई इंक्लूजन के बारे में बात करें तो ऐसा जो farmer.chat की जो स्टडी 2024 में उसने बताया कि 61% ऑफ वुमेन यूजर्स रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ विद इन 45 डेज। ये किसने बोला? farmer.chat की स्टडी जो हुई थी 2024 के, इसने बोला यार। बाकी जो की चैलेंजेस हैं वुमेन के बारे में अगर हम बात करें, इंक्लूजन के कैसे इनको इनफॉर्मल जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको जो एआई में इंक्लूड करने में सबसे बड़े जो चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो एल्गोरिथमिक चैलेंज है वो एक बहुत बड़ा इशू है यार। मतलब जो एल्गोरिथमिक बायस है वो बहुत बड़ा यहाँ पे इशू है। लाइक जो एआई सिस्टम्स होते हैं देर ऑफेंड, ये जो एआई सिस्टम्स होते हैं ऑफेंड इट रिफ्लेक्ट मेल डोमिनेटेड डाटा सेट्स, जिससे जो बायस आउटकम है वो देखने को मिलता है, लीडिंग टू बायस्ड आउटकम्स।
पहला तो हमारे पास एल्गोरिथमिक बायर एक चैलेंज, दूसरा जो है डिजिटल डिवाइड का एक चैलेंज है, वुमेन के पास एक्सेस नहीं होता यार, है ना, एक्सेस जो डिवाइसेस हैं, इंटरनेट है, वो नहीं होता, और होता भी तो डिजिटल पता नहीं तो कैसे लाना है, सो डिजिटल लिटरेसी का एक चैलेंज है। सो लिमिटेड एक्सेस टू डिवाइसेस, इंटरनेट एंड डिजिटल लिटरेसी स्पेशली इन रूरल एरियाज। तीसरा है जो एआई लिटरेसी गैप्स हैं, लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस एंड जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से जो इफेक्टिव यूज़ ऑफ एआई टूल्स है, ये इसको ये प्रिवेंट करते हैं यार। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रिवेंट इफेक्टिव यूज़ ऑफ एआई टूल्स। फोर्थ जो है डिजिटल सेफ्टी रिस्क हमको देखने को मिलता है, लाइक जो डीप फेक के जो थ्रेट्स हैं, साइबर हैरासमेंट एंड जो ऑनलाइन फ्रॉड हैं, वो ज़्यादातर किसको डिसप्रोपोर्शनेटली यहाँ पे वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं यार। थ्रेट्स लाइक डीप फेक्स, साइबर harassment and online fraud disproportionately affect women। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है ये भी एक चैलेंज है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जो ब्लैक बॉक्स एआई है, ब्लैक बॉक्स एआई सिस्टम, इससे अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट ऑल्सो। और क्या क्या चैलेंज है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप्स देखने को मिल रहे हैं यार, पॉलिसी एंड जो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं ना, जिसमें हमारे पास जो डाटा की कमी है, इनसफिशिएंट डाटा, कोऑर्डिनेशन जो कमज़ोर हो रहा है, जेंडर सेंसिटिव एआई पॉलिसीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो ये सब चीज़ की वजह से हमको यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सो इनसफिशिएंट डाटा, weak coordination and limited gender sensitive एआई पॉलिसीज़ की बात करें तो ये सब यहाँ पे चैलेंजेस हैं यार। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंक्लूजन मतलब एक इंक्लूसिव एआई को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं यार। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सपोर्टिंग इंक्लूसिव एआई की अगर हम बात करें तो जो आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2021 के हैं वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंक्लूसिव एआई को। आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2021, इसके अंदर जो है आईटी अमेंडमेंट रूल्स के अंदर एक ग्रीवांस रीएड्रेसल ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के तौर पे काम करता है यार। हार्मफुल कंटेंट के अंदर जो हार्मफुल कंटेंट है उसके अंदर ये ग्रीवांस रिड्रेस करता है फॉर ऑनलाइन इंटरमीडियरीज अगेंस्ट हार्मफुल कंटेंट। और कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं यार। भाषिनी की बात करें, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज यार, ये जो है इंडिया का मल्टीलिंगुअल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
जो कि AI सर्विसेज एनेबल करता है इंडियन लैंग्वेजेस यार। इट इज़ इंडियाज मल्टी लिंगुअल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर enabling AI services in Indian languages। बाकी जो इंडिया AI मिशन है, इंडिया AI मिशन की बात करें 2024 में ये हमको देखने को मिला था। यहाँ पे अराउंड 10,000 करोड़ ये लगाया गया टू बिल्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप एंड स्किलिंग के लिए। इतने पैसे का बजट हमको देखने को मिला यार, 10,370 करोड़ टू बिल्ड व्हाट, टू बिल्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड स्किलिंग। यहाँ पे जो इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन 2025 की बात कर सकते हैं यार। इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस की बात करें 2025 के अंदर, तो इन्होंने एक तरह से इस गाइडलाइन ने क्या किया, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी को देखते हुए यहाँ पे सेफ्टी जो हो गया, अकाउंटेबिलिटी इन AI, ये सब चीज़ को प्रमोट करने की बात की। प्रमोट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी इन AI। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इनिशिएटिव है, MeitY की बात करें, MeitY इनिशिएटिव 2025 की बात करें, तो इसका जो मैंडेटरी लेबलिंग हमको देखने को मिला। मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ व्हाट, AI जनरेट सिंथेटिक कंटेंट को आपको यहाँ पे लेबलिंग करना पड़ेगा, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव ने बोला यार। मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट। और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड एंड वुमेन, इसने क्या रिकमेंड किया 2025 के अंदर, जो साइबर लॉस हैं उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा यार, है ना। एंड ऑल्सो इनको सेफ गार्ड करना पड़ेगा अगेंस्ट AI एनेबल जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उनसे बच्चों को, महिलाओं को बचाना पड़ेगा। सो स्ट्रेंथनिंग साइबर लॉस एंड safeguard child and women against the AI enable gender based वायलेंस। तो ये हमने बात की अबाउट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव की। बाकी करना क्या होगा, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो अपने को एक इंक्लूसिव बायस फ्री डाटाबेस बनाना पड़ेगा, AI डाटाबेस, डेवलप इंक्लूसिव बायस फ्री AI डाटा सेट्स, इन जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करने की ज़रूरत है यार फॉर हाई रिस्क AI एप्लीकेशन। कंडक्ट करना होगा जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर हाई रिस्क AI एप्लीकेशंस। हमले को एक्सपांड करना होगा, जो AI लिटरेसी है उसको, डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाना होगा थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायत एंड जो विकास केंद्र हैं उनके थ्रू।
जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके थ्रू यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके थ्रू यहाँ पे सब चीज़ को बढ़ाना होगा, जागरूक करना होगा यार। एक्सपांड AI लिटरेसी एंड डिजिटल इंक्लूजन थ्रू SHGs, पंचायत, KVKs एंड CSCs। also जो मल्टीलिंगुअल AI इकोसिस्टम है सबको प्रमोट करना होगा थ्रू भाषिनी। प्रमोट अ multilingual AI ecosystem through भाषिनी। एक ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल AI ये इंश्योर करना होगा जिससे ग्रीवांस रिड्रेसल भी अच्छे से हो, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सके यार। इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड accountable AI with explainability and grievance redressal। जो डिजिटल सेफ्टी एंड लीगल प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट डीप फेक, साइबर थ्रेट एंड ऑनलाइन हरासमेंट। स्ट्रेंथन करना होगा डिजिटल सेफ्टी एंड लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डीप फेक, साइबर थ्रेट एंड ऑनलाइन हरासमेंट। एक जेंडर रेस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा जिससे और उसके साथ साथ जो इंक्लूजन इंडिकेटर्स हैं ये भी बनाने पड़ेंगे, तब तो समझ आएंगे भाई कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। सो वी नीड टू प्रमोट जेंडर रेस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट with measurable inclusion indicators। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो देखो भाई, ये जब AI वुमेन जब इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ेगा, जो मार्केट एक्सेस है, क्रेडिट है, ये बढ़ेगा, है ना। इनोवेशन एंड जेंडर इंक्लूजन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिल सकता है। एंड जो इंडिया का जो गोल है कि हमको एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, वो गोल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सो ये सिग्निफिकेंस है, ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है यार AI जो है वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर के वुमेन्स के लिए। सो इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड इनकम फॉर इनफॉर्मल वुमेन वर्कर्स। ये एनहांस करेगा यार एक्सेस टू मार्केट्स, क्रेडिट्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, है ना। इनोवेशन को प्रमोट करेगा, प्रमोट्स इनोवेशन एंड जेंडर इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जो इंडिया का जो गोल है ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको ये सपोर्ट करेगा यार। सपोर्ट्स इंडियाज गोल ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि तो आज हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं यार, किस प्रकार से इंक्लूसिव AI टुडे, एम्पावर्ड वुमेन टुमारो एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया ऑलवेज, इस प्रकार से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव AI सॉरी इंक्लूसिव AI टुडे मीन्स एम्पावर्ड वुमेन, टुमारो मीन्स स्ट्रॉन्गर इंडिया
ऑलवेज। इस प्रकार के कोड से हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेन चीज़ें हैं कि जब एआई आएगा, इनफॉर्मल वुमेन वर्कफोर्स जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो एथिकल एआई डिज़ाइंस जो हैं इसी से यहाँ पे इंक्लूसिव हो सकता है। ये जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस को बढ़ावा देना होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ऑल्सो एआई अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी पे। तो जो हमारे पास जो गोल है, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर नो वुमेन इज लेफ्ट बिहाइंड इंडियाज डिजिटल जर्नी, इस तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, हमने बात किया अबाउट एआई इंक्लूजन फॉर इनफॉर्मल वुमेन वर्कर्स। नेक्स्ट यार हम बात करते हैं अबाउट नीट रिफॉर्म्स की, है ना। जिस नीट पेपर लीक ने ना एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया, इसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट आया था उसके बारे में बात करेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ऑन नीट रिफॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट ऑन नीट reforms and transition to computer based टेस्टिंग दैट इज सीबीटी की बात करें, इसके ऊपर जो थीम है कि एक तरह से फेयर, सिक्योर एंड फ्यूचर रेडी एग्जामिनेशन बनाने का जो थीम है उसके ऊपर बात की गई सुप्रीम कोर्ट ने। सीबीटी पे मैंने यहाँ पे हम फोकस करेंगे। इंश्योरिंग फेयर, सिक्योर एंड फ्यूचर रेडी एग्जामिनेशंस। बैकग्राउंड की बात करें तो जो नीट 2026 का जो पेपर वो कैंसिल कर दिया गया आफ्टर एलिगेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक। सो पिटिशंस जो थे उसमें यहाँ पे जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है उसको ट्रांजिशन करना है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ, ये एक तरह से पिटिशंस देखने को मिले, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज की कि ज़रूरत है यार अपने को लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की, एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स बनाने की ज़रूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सो नीट यूजी 2026 was cancelled after allegation of question paper leaks. A petition sought reforms including transition from what? From offline examination to computer based test CBT। सुप्रीम कोर्ट ने जो नीड है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया। द सुप्रीम कोर्ट emphasize the need फॉर व्हाट? लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने पे जोर देना चाहिए, इसके ऊपर जोर दिया। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो सीबीटी सब कर रहे हैं, वाई ट्रांजिशन टू सीबीटी यार, जरूर सीबीटी की अच्छा क्यों है? वाई ट्रांजिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट? सो इट प्रिवेंट पेपर लीक, बिकॉज जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज में, इसको ये ख़त्म कर देता है। इट प्रिवेंट पेपर leaks by eliminating the vulnerabilities in printing, transport and storage। इन्हांस करता है ये इंटीग्रिटी को। जो डिजिटल सिस्टम है उससे एक ऑडिट ट्रायल क्रिएट होगा यार, जो ह्यूमन इंटरफेस है वो कम होगा। डिजिटल सिस्टम क्रिएट ऑडिट ट्रेल्स
and reduce human interference। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी कैसे? फास्टर इवैल्यूएशन होगा, क्विकर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं एंड बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखने को मिल सकता है यार। गवर्नेंस इसमें मजबूत होगा, इट स्ट्रेंथेंस गवर्नेंस। कैसे? जो डिजिटल इंडिया है उसको सपोर्ट करेगा, जो एग्जामिनेशन मैनेजमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट सपोर्ट डिजिटल इंडिया एंड मॉडर्न एग्जामिनेशन मैनेजमेंट। जो एडवांस सिक्योरिटी है वो यहाँ पे ये लाएगा। इट एनेबल्स एडवांस सिक्योरिटी। कैसे भाई? ये एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ना एआई मॉनिटरिंग इसमें हम कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात की कि ट्रांजिशन क्यों करना चाहिए सीबीटी। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की बात करें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे टेम्प्रेरी मेजर्स बनाने से कुछ नहीं होगा, परमानेंट सेफगार्ड आर नेसेसरी आर। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर एसेंशियल। लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट टेम्प्रेरी मेजर्स आर insufficient, permanent safeguards are necessary। साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी क्यों है यार? साइबर सिक्योरिटी इज़ क्रिटिकल बिकॉज जो सीबीटी है इट मस्ट इंश्योर एनक्रिप्शन, सिक्योर डाटाबेसेस होना चाहिए जिससे जो साइबर थ्रेट्स हैं उससे हम इसे प्रोटेक्ट कर पाएँ। नहीं तो यहाँ भी हैकिंग हो सकती है यार, मालवेयर जा सकते हैं, है ना। एनक्रिप्शन, सिक्योर डाटाबेसेस को यहाँ पे प्रोटेक्शन करना होगा अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। comprehensive roadmap is required, लाइक जो गवर्नमेंट है एक तरह से डिटेल एफिडेविट सबमिट करना होगा ऑन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड सेफगार्ड। जो ये सीबीटी मेडल अगर होता है तो क्या करेगी ये? सो गवर्नमेंट मस्ट सबमिट अ डिटेल्ड affidavit on cyber security framework and safeguards। एक्सपर्ट कंसल्टेशन की बात करें तो इसके बारे में किया गया जो यहाँ पे हाई पावर टास्क फोर्स जो बनाया गया है रिगार्डिंग फिजिबिलिटी एंड सेफगार्ड। ये एक तरह से रिकमेंडेशन जो है
अभी तक बनाया नहीं गया, तो इसका इट इज़ अवेटेड यार। तो ये हमने बात की यार रिकमेंडेशन फ्रॉम, अभी तक जो हाई पावर टास्क जो बनाया गया है उसके रिकमेंडेशन अभी तक नहीं आए हैं। रिकमेंडेशन फ्रॉम दी हाई पावर्ड टास्क फोर्स regarding feasibility and safeguard are awaited। नेक्स्ट अगर हम चैलेंजेस की बात करें यहाँ पे, अगर सॉफ्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है तो क्या क्या चैलेंजेस सीबीटी में अगर टेस्ट होते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं यार। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास उतना नहीं है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स देखने को मिल सकते हैं। क्या ये गैप देखने को मिल सकता है कि गैप है भाई, मतलब अनइक्वल एक्सेस टू कंप्यूटर इंटरनेट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी का एक चैलेंज है यार। अनइक्वल कंप्यूटर्स इंटरनेट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है यहाँ पे। साइबर सिक्योरिटी रिस्क के अंदर यहाँ पे जो हैकिंग, मालवेयर, डाटा ब्रीचेस एंड सिस्टम फेलियर के जो चैलेंजेस हैं वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। और क्या क्या दिक्कत है यार यहाँ पे चैलेंजेस के अंदर, डिजिटल डिवाइड का चैलेंज रहता है यहाँ पे। डिजिटल डिवाइड मतलब जो रूरल अर्बन गैप है, एंड लो डिजिटल लिटरेसी जो है, एक तरह से मैनी स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेज के तौर पे आ सकता है यार। रूरल अर्बन गैप एंड लो डिजिटल लिटरेसी, इट में disadvantage many students। डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं यहाँ पे। डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स की बात करें तो लार्ज स्केल कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा का एक यहाँ पे इशू है। लार्ज स्केल कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा। और क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे, जो टेक्निकल डिसरप्शन है, बिकॉज सर्वर फेलियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम का जो फेयरनेस है वो अफेक्ट हो सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज यार। टेक्निकल डिसरप्शंस की बात करें तो सर्वर फेलियर्स एंड सॉफ्टवेयर glitches can affect examination fairness। सो ये हमने बात की अबाउट दी चैलेंजेस की। चैलेंजेस के बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, जो सिग्निफिकेंस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो क्या सिग्निफिकेंस है यार। सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये पेपर लीक को तरह से रिड्यूस करेगा, माल प्रैक्टिसेस का जो रिस्क है उसको कम करेगा। रिड्यूस पेपर लीक एंड माल प्रैक्टिस का जो रिस्क है उसको कम करेगा। ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करेगा एंड एफिशिएंसी को बढ़ाएगा यार। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। फास्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन को इनेबल करता है ये। इनेबल फास्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन
एंड यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है वो और अच्छा होगा यार, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। ऑल्सो जो एडवांस एनालिटिक्स एंड सिस्टम मॉनिटरिंग है उसको ये सपोर्ट करता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो है इट सपोर्ट्स एडवांस एनालिटिक्स एंड सिस्टम मॉनिटरिंग। बाकी आगे क्या करना है अपने को यार, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, किस चीज़ पे ध्यान देना है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे करना क्या है। एक तरह से फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करना है यार एडुकेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करना होगा विथ एडुकेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाना होगा। ऑल्सो वी नीड टू इम्प्रूव व्हाट, वी नीड टू इम्प्रूव दी डिजिटल लिटरेसी यार, एंड एक यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करना होगा अपने को। यूनिवर्सल एक्सेस स्पेशली इन रूरल एरियाज। गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करना होगा, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है यार। स्ट्रेंथन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। दिस इज़ दी वे फॉरवर्ड यार। सो ये हमने बात की अबाउट दी नीट रिफॉर्म्स की, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। ये न्यूज़ में था। CARF की बात करें, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है क्या, अबाउट CARF की बात करते हैं यार। सो जो OEDC दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पे एक तरह से इंडिया का क्रिप्टो टैक्स ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की गई मेनली। तो ये जो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, अबाउट क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करें, CARF, तो ये जो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इट इज़ डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एंड इसका पर्पस क्या है, इट फैसिलिटेट ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ टैक्स, जो टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्रिप्टो एसेट्स में उसको एक तरह से ऑटोमेटिकली एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है। फैसिलिटेट्स दी ऑटोमेटिक exchange of tax related information on क्रिप्टो एसेट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यार, जैसे टैक्स जो टैक्स ट्रांसपेरेंसी है उसको इन्हांस करने के लिए इसको लाया गया। एनहांस टैक्स ट्रांसपेरेंसी है ना, जो क्रॉस
बॉर्डर टैक्स इवेजन है उसको ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेजन। ऑल्सो जो रिपोर्टिंग गैप्स हैं उसको ये एड्रेस करता है इन क्रिप्टो एसेट्स, एड्रेस रिपोर्टिंग गैप्स इन क्रिप्टो एसेट्स। इसका कवरेज की बात करें, जो ये क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या क्या कवर करता है यार। कवरेज की बात करें तो इट रिक्वायर्स रिपोर्टिंग ऑफ क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर, रिक्वायर्स रिपोर्टिंग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है क्रिप्टो है ना, रिपोर्टिंग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर टू आइडेंटिफाई यूज़र, कंडक्ट करे ड्यू डिलीजेंस, कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस एंड रिपोर्ट करता है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन टू टैक्स अथॉरिटीज़, है ना। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को टैक्स अथॉरिटीज़ में ये रिपोर्ट करता थी। हमने बात की अबाउट व्हाट CARF जो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे जो CBDT एक तरह से क्रिप्टो फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो है ये। वैसे तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टोज जो है वो ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है CBDT की बात करें तो ये जो CBDT है एक स्टेट्यूटरी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं भाई, CBDT मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है CBDT, है ना। ये एक तरह से एड्रेस करता है टैक्स इवेजन को फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन यार, है ना। सेंट्रल बैंक फॉर डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल, मतलब CBDT जो है कि स्टेटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट ऑफ 1963 के अंदर बनाया गया था। स्टेटरी बॉडी अंडर द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रिवेन्यू एक्ट ऑफ 1963 एंड ये फंक्शन करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। एंड इसका फंक्शन क्या है यार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का फंक्शन क्या है, एडमिनिस्टर करता है जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको, एडमिनिस्टर्स दी इनकम टैक्स एक्ट एंड ये फॉर्मुलेट करता है टैक्स पॉलिसीज़ को एंड इशू करता है टैक्स रूल्स। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, उसको ये ओवरसी करता है, ये जो बोर्ड है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ओवरसीज दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसने यहाँ पे ये क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है। अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में बनाया गया था। इंटर गवर्नमेंटल organization founded in 1961
ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसके अंदर 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं यार, एंड इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है इन जो OECD का जो इनिशिएटिव्स है उसके अंदर। ऑल्सो जो G20 है, OECD का जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर इंडिया पार्टिसिपेट करता है। एंड जो CARF का जो इम्प्लीमेंटेशन है, CRF इज व्हाट? क्रिप्टो एसेट स्टोरिंग फ्रेमवर्क, मतलब रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके इम्प्लीमेंटेशन में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, जिसको लॉन्च किसने किया था? OECD ने। उसके बाद CAF जो CARF है, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको क्यों बनाया गया था? वाई CARF वॉज डेवलप्ड? वाई CARF वॉज डेवलप्ड? तो एक तरह से जो टैक्स इवेजन है उसको ये एड्रेस करता है फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। एड्रेस टैक्स इवेजन फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। ऑल्सो इट ब्रिज रिपोर्टिंग गैप्स, है ना। इसको ये जो CARF है इसको डेवलप क्यों किया गया था? बिकॉज इट ब्रिज द गैप्स इन एग्जिस्टिंग टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, लाइक जो CRS एंड जो FATCA जो है एक तरह से एडुकेटली कवर नहीं होता क्रिप्टो एसेट्स के अंदर, तो इसको यहाँ भी ब्रिज करता है रिपोर्टिंग गैप्स को। ब्रिज रिपोर्टिंग गैप्स इन existing tax information systems like CRS and FATCA की बात करें, they do not adequately cover crypto assets। ऑल्सो ये जो क्रिप्टो एसेट स्टोरिंग फ्रेमवर्क है ये स्ट्रेंथन करता है ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी को एंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को। एंड ये गवर्नमेंट रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करता है यार। जो क्रिप्टो एसेट स्टोरिंग मतलब जो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये एक तरह से गवर्नमेंट रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट गवर्नमेंट रिवेन्यू, फेयर टैक्सेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें जो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस जो हैं क्रिप्टो रिपोर्टिंग क्रिप्टो एसेट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए। सो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस फॉर रिपोर्टिंग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बात करें तो पहला इनका ऑब्लिगेशन है कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को यहाँ पे ये देखेंगे, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस को ये देखेंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेगा ये यूज़र्स को, है ना। इट आइडेंटिफाई यूज़र्स
ये डिटरमाइन करता है टैक्स रेसिडेंसी को। दूसरा कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के बाद दूसरा जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये मेंटेन करना है यार रिकॉर्ड ऑफ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस, ये इसका ऑब्लिगेशन है। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस एंड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको ये प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तीसरा जो एनुअल रिपोर्टिंग है ये इसका ऑब्लिगेशन है। एनुअल रिपोर्टिंग की बात करें तो ये फर्निश करता है जो एनुअल इंफॉर्मेशन है टू टैक्स अथॉरिटीज़ यार यूजिंग फॉर्म 167। फर्निश annual information to tax authorities using form 167। फोर्थ जो ऑब्लिगेशन है इट इज़ अबाउट ट्रांजैक्शन टाइमलाइन, है ना। जो ट्रांजिशन टाइमलाइन है इसके अंदर ड्यू डिलीजेंस हमको देखने को मिलता है फॉर न्यू यूजर्स एट ऑन बोर्डिंग। ड्यू diligence for new users at on boarding एंड ये वेरीफाई करता है जो प्री एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं बाय 31 दिसंबर 2025। एंड ऑल्सो जो वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट करने की बात करता है यार विद इन 12 months फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो ये सब डाटाज हैं जो कि आपको जैसे ऊपर से पता होना चाहिए। बाकी जो सिग्निफिकेंस है यार, जो सेंट्रल क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस की बात करें सो ये जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लायंस है उसको ये एनहांस करेगा, एनहांसेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। एंड ये प्रमोट करेगा क्या, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को ये प्रमोट करेगा। ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करेगा इन क्रिप्टो इकोसिस्टम यार, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन दी क्रिप्टो इकोसिस्टम। टैक्स इवेजन को डिटेक्ट करता है, सेफगार्ड करता है गवर्नमेंट रिवेन्यू को। डिटेक्ट टैक्स evasion and safeguards government revenue, है ना। ये ऑल्सो अलाइन करता है इंडिया को विद ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज जो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड कंप्लायंट क्रिप्टो इकोसिस्टम बनाता है फॉर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ग्लोबल टैक्स सिस्टम। ये अलाइन करता है इंडिया विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। नाउ सिग्निफिकेंस के बाद जो की चैलेंजेस हैं उसकी बात करें तो
जो क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है इनको ट्रैक करना बहुत बड़ा चैलेंज है यार। ट्रैकिंग क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है ना, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करना, डाटा प्राइवेसी का कंसर्न जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन एंड डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स। ऑल्सो जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड जो पोटेंशियल डाटा ब्रीचेस हैं वो बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज है यार। साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड पोटेंशियल डाटा ब्रीचेस। बाकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है ये भी एक चैलेंज है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड ऑल्सो है ना कंप्लायंस इशू करना बाय ग्लोबल एंड डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स, ये भी एक चैलेंज है। इंश्योरिंग compliance by global and domestic stakeholders। ये हमने की चैलेंजेस की बात की। नेक्स्ट जो इम्प्लीकेशन इंडिया पे होगा उसकी बात करें सो CARF क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का जो इम्प्लीकेशन है फॉर इंडिया, इसकी बात करें तो ये स्ट्रेंथन करता है डिजिटल टैक्स कंप्लायंस को, स्ट्रेंथन डिजिटल टैक्स कंप्लायंस, रिड्यूस करता है यार जो ऑफशोर टैक्स इवेजन है इन्वॉल्विंग क्रिप्टो एसेट्स एंड ऑल्सो ये सपोर्ट करता है जो इंडिया का जो गोल है ऑफ बिल्डिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल पावर टैक्स सिस्टम, उसमें इंडिया को सपोर्ट करता है एंड जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करता है, एक फ्यूचर क्रिप्टो रेगुलेशन को सपोर्ट करता है। इट अलाइन विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड सपोर्ट फ्यूचर क्रिप्टो रेगुलेशंस। बाकी कंक्लूजन के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है इज़ अ ग्लोबल फ्रेमवर्क दैट strengthen tax transparency in the crypto ecosystem एंड इंडिया जब अडेप्ट करेगा इस अडेप्ट जो CARF को थ्रू CBDT है ना, दैट इज सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि से कंप्लायंस को बेटर कंप्लायंस लाएगा, टैक्स इवेजन को रिड्यूस करेगा एंड एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बनाएगा फॉर सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। तो इस प्रकार से जो कंक्लूड कर सकते हैं यार। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द प्रीलिम्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसकी। इसके अंदर हम सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट दी कोशी मेची इंट्रा स्टेट जो लिंक प्रोजेक्ट की।
कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट की बात करें, इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। सबसे पहले तो यार एक तरह से इसको क्यों बनाया गया, जो कोसी रिवर एंड मेची रिवर है बिहार के अंदर, एक नदी को एक स्टेट के अंदर दोनों को लिंक करेंगे एक कैनाल सिस्टम से, जिससे जो इरिगेशन है आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पे सिंचाई अच्छे से हो पाए। सो इट एम्स टू लिंक दी कोसी रिवर एंड मेची रिवर in Bihar through a canal system to improve irrigation। एंड इसके अंदर इंक्लूड ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर है ना, ये इंक्लूडेड है ना, दिस इंक्लूडेड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्रेडिटेड irrigation benefit program। so include under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना accredited irrigation benefit program। इसका बजट अराउंड यहाँ पे 3600 करोड़ का यहाँ पे अप्रोक्स बजट यहाँ पे हमको देखने को मिला। है ना, एंड इसको टारगेट कब कंप्लीट करने की बात की गई है, इसका टारगेट जो कंप्लीशन है टारगेट कंप्लीशन की बात करें तो मार्च 2029 में ये कंप्लीट करने के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे इंडिया एंड नेपाल का कोऑपरेशन हमको देखने को मिला यार, लाइक दोनों का कोऑपरेशन जो था कोसी रिवर डैम प्रोजेक्ट में फ्लड मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स जो है उसके लिए उसमें देखने को मिला। कोऑपरेशन कंटिन्यूस ऑन कोसी रिवर डैम प्रोजेक्ट्स फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। JPO Sasky 2003 is preparing DRPs for जो सप्त कोसी प्रोजेक्ट है या फिर सुन कोसी कमला प्रोजेक्ट है वो बनाने की बात की गई। बाकी जो प्रेजेंट स्टेटस है यार, नो प्रपोजल currently exist for a permanent कोसी गंडक बेसिन अथॉरिटी। है ना, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्रेडिटेड इरिगेशन जो बेनिफिट प्रोग्राम है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना के अंदर आता है, जो कंप्लीट है ना, फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट यार। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम
अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे कंप्लीशन पे फोकस करता है यार। जो फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। यहाँ पे 6 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को यहाँ पे डेंजर लिस्ट में डाला गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, जो न्यूली इंस्क्राइब्ड जिनको यहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर के अंदर रखा गया है। इसमें हम बात करते हैं अबाउट ये न्यूली इंस्क्राइब्ड हेरिटेज साइट जिनको इमरजेंसी प्रोसीजर की यहाँ ज़रूरत है। इसमें हम बात करते हैं बोमा बेडलिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप, साउथ सूडान में हमको ये देखने को मिला है ना। ये साउथ सूडान में है ये। इसके अंदर जो इसको नुकसान पहुंच रहा है, इट इज़ थ्रेटेंड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोचिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इनसिक्योरिटी एंड वीक कंजर्वेशन से इसको डेंजर में है। ये इसको नुकसान पहुंच सकता है। बाकी जो माउंट एमएल काल्सल लेबनान में है यार, इसको भी नुकसान पहुंच रहा है थ्रू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इट इज़ थ्रेटेन्ड बाय ongoing armed conflict। एंड जो सेबेस्टिया जो कि पैलेस्टाइन में है, इसको किस चीज़ से नुकसान है भाई? इज थ्रेटेन्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट प्रेशर एंड इरोजन। ठीक है, ये तो हमारे पास न्यूली इंस्क्राइब्ड जो है वो है। बाकी जो एग्जिस्टिंग साइट्स हैं इनको यहाँ पे डेंजर लिस्ट में डाला गया, वो कौन कौन से हैं? एग्जिस्टिंग साइट्स एडेड टू डेंजर लिस्ट, जो एंशिएंट सिटी ऑफ तुरिक चेरोसनीज है एंड इसका जो चोरा है यूक्रेन में, वो यहाँ पे डेंजर लिस्ट में डाला गया। एंशिएंट सिटी ऑफ तुरिक चेरोसनीज एंड इट्स चोरा यूक्रेन में है। बाकी जो हिस्टोरिक इनर सिटी ऑफ पारामेरिबो जो कि सूरीनाम में है, ये भी इस लिस्ट में डाला गया। एंड टायरी तीसरा सिटी क्या है? टायरी, जो कि कहाँ पे है? लेबनान में। ये डेंजर लिस्ट में डाले गए। बाकी जो यूनेस्को का जो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर है, ये ऐसे जगह को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे अर्जेंट नेशनल कंजर्वेशन की ज़रूरत हो। यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर identifies
sites requiring urgent international कंजर्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं फील्ड मेडल 2026 की, जो कि मैथमेटिक्स में यहाँ पे दिया जाता है। इसके बारे में किसको किसको मिला, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो फील्ड मेडल्स की बात करते हैं 2026 में तो दिए गए। तो अवॉर्डी की बात करें सबसे पहले, इसको दिया गया यू देंग को, जॉन पार्डन को एंड जेकॉब तिमर्समैन को एंड होंग वांग। होंग वांग जो है थर्ड वुमेन रिसिपिएंट है यार, यहाँ पे थर्ड वुमेन रिसिपिएंट है। एंड ये जो होंग वांग है एंड यू देंग है, ये दोनों कहाँ के हैं, दोनों चाइना से हैं। ओके, सो सबसे पहले तो जो फील्ड मेडल्स के बारे में हम की फैक्ट्स की बात करें तो हर 4 साल में इसको दिया जाता है। ये हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर है इन मैथमेटिक्स। इट इज़ दी हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर है इन मैथमेटिक्स एंड इट इज़ अवॉर्डेड टू मैथमेटिशियन जो कि 40 साल से कम हैं। ये सब इम्पोर्टेंट वो हैं भाई डाटा, 40 साल से कम होना, हर 4 साल में देना। अवॉर्डेड टू मैथमेटिशियन below 40 years and it is first awarded in 1936 and it is presented every 4 years by the International मैथमेटिकल यूनियन IMU के द्वारा हर साल यहाँ पे इसको दिया जाता है। फर्स्ट चाइनीज़ नेशनल जिसने ये रिसीव किया, इसमें ये दो हैं, एक लड़का एक लड़की, यू देंग एंड होंग वांग। फर्स्ट चाइनीज़ nationals to receive the awards are Yu Deng and Hong Wang। बाकी जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं इनके, जिनको यहाँ पे मिला, उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो पहले हम यू देंग की बात करें। यू देंग जो थी, यू देंग जो हैं, इन्होंने वेव काइनेटिक्स इक्वेशन पे काम किया यार। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया, चीज़ें समझ आई है ना। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे काम किया ना, एनालिसिस के ऊपर, मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर इन्होंने थ्योरी दिया, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे ये मिला। उसके बाद जॉन पार्डन की बात करें, इनके वर्क की बात करें तो इन्होंने वर्चुअल फंडामेंटल साइकिल्स पे काम किया ना। जो MNOP कंजंक्चर है उसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व MNOP कंजंक्चर। जैकब तिमर्समैन जो है नंबर थ्योरी के ऊपर बात की है यहाँ पे। अलजेब्रिक ज्योमेट्री जो है उसके ऊपर काम किया। एंड्रयू ओट कंजक्चर पे काम किया। AI के ऊपर फाउंडेशन इसने बनाया यार। बाकी जो
होंग वांग थी जो थर्ड वुमेन रेसिपिएंट थे, इन्होंने हार्मोनिक एनालिसिस के ऊपर काम किया। उन्होंने सॉल्व किया जो 3D काकिया कंजंक्चर है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम एंड सम्राट पोर्टल की। सो इसका ऑब्जेक्टिव कि क्यों लाया गया, इस लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो पंचायत फाइनेंस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसको लाया गया। खुद का एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो पंचायत का, उसके लिए। सो इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड स्ट्रेंथन्स पंचायत फाइनेंस, एनहांस करेगा जो ओन सोर्स रिवेन्यू है उसको। बाकी जो प्रोग्राम हाइलाइट्स की बात करें, प्रोग्राम हाइलाइट्स की, तो ये कन्वर्ट करता है लोकल एसेट्स इनटू सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स। ना इसका टारगेट क्या है यार, ये जो पंचायत आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम में जो समर्थ पोर्टल है, इसका टारगेट है कि 350 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे पंचायत में 4 साल के अंदर। 350 प्रोजेक्ट्स इन 4 years, 50 project in first year and 100 each in the next, मतलब 100 ऐसे नेक्स्ट 3 साल में। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है इसकी बात करें तो ग्राम पंचायत जिनका OSR जो है वो मोर देन, कौन कौन से ग्राम पंचायत एलिजिबल हैं यार प्रोजेक्ट्स के लिए, तो जिनका ओन सोर्स रिवेन्यू मोर देन 50 लाख है वो एलिजिबल हैं। एंड कौन कौन से ब्लॉक पंचायत यहाँ पे एलिजिबल हैं, ओन सोर्स रिवेन्यू मोर देन ₹1 करोड़ है वो। एंड जो रिलैक्सेशन जो मिलता है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यहाँ पे रिलैक्सेशन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। बाकी जो समर्थ पोर्टल है इसके फीचर्स की बात करें तो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है, डिमांड जनरेशन हमको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट देखने को मिलेगा यहाँ से। इसी पोर्टल के थ्रू जो समर्थ पोर्टल, इससे रिवेन्यू कलेक्शन होगा, इसी से रियल टाइम मॉनिटरिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी ब्लू स्ट्रैंगलर स्टार की।
ब्लू स्ट्रैंगलर स्टार्स की बात करें तो पहले जो इसके डिस्कवरी की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन अ बाइनरी सिस्टम में ये हमको देखने को मिला यार। कहाँ पे? अराउंड 10,000 लाइट ईयर अवे। सो इट इज़ in found in binary system TIC 327546480 in Colinder 261 around 9,500 light year away. It is discovered using TISA जो कि नासा का सैटेलाइट है, NVLT जो कि यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का सैटेलाइट है, इसके थ्रू इसको डिस्कवर किया गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक हॉट ब्राइट एंड मैसिव स्टार है ये। कौन? ये जो ब्लू स्ट्रैगलर स्टार जो है हॉट ब्राइट एंड मैसिव स्टार है, एंड ये ओल्ड स्टार क्लस्टर में पाया गया है। फाउंड इन ओल्ड स्टार clusters and it appear younger than neighboring stars। बाकी जो फॉर्मेशन की बात करें तो मास ट्रांसफ़र की वजह से बना है फ्रॉम कंपेनियन स्टार्स। आसपास के जो स्टार्स हैं उनसे मास ट्रांसफ़र से ये बना है, एंड जो रॉच लोब ओवरफ्लो है उससे ये बना है। रॉच लोब ओवरफ्लो से ये बना है। की फीचर्स की बात करें तो इसकी एक तरह से बहुत तेज़ी से घूमता है यार। रैपिड रोटेशन ऑफ अराउंड 69.55 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमता है। इसका कि स्ट्रॉन्ग एक्सरे एमिशन यहाँ से हमको देखने को मिले इस स्टार से। स्ट्रॉन्ग एक्सरे एमिशंस ये करते हैं, एंड जो मटेरियल एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। ना मटेरियल एक्रिएशन जो है वो एक्टिव है। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट हेल्प्स अंडरस्टैंड स्टेलर इवोल्यूशन एंड जो बाइनरी स्टार डायनामिक्स है उसको ये समझने में हेल्प करेगा यार। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी इट इज़ अबाउट दी जो उंजा जीरा एंड उंजा फनल, मतलब सौंप और मतलब जीरा जो है ये यहाँ पे न्यूज़ में से जीआई डिस्प्यूट, मतलब उगता कहीं और है, कहीं पे ट्रेड होता है तो ट्रेड जहाँ से होता है उसके रेफरेंस में जीआई टैग दिया गया था, इसीलिए मेन जीआई डिस्प्यूट देखने को मिला है ना। उंझा जीरा एंड उंझा फनल, फनल मतलब सौंप, जीआई डिस्प्यूट की बात करें तो इसके अंदर इशू क्या क्या है। राजस्थान के जो फार्मर इन्होंने अपोज किया कि जो जीआई टैग है वो उंजा को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज उंजा एक ट्रेडिंग हब है भाई, कोई प्रोडक्शन सेंटर नहीं है कि जो इसको मिल जाए। जिससे राजस्थान के जो उगाने वाले सेंटर्स हैं, राजस्थान से तो उगाया जाता है भाई सौंप और जीरा, उनको नुकसान हो जाएगा यार। थोड़ा प्रॉफिट कौन ले जाएंगे? जो उंजा जो गुजरात में है वो। राजस्थान फार्मर oppose the
proposed GI tag claims Unjha is only a trading hub, not the प्रोडक्शन सेंटर। बैकग्राउंड क्या है यार? बैकग्राउंड ये है कि जो राजस्थान है इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस किस का, है ना, जीरा एंड सौंफ का, जिसको फनल बोलते हैं। बट यहाँ पे जो ऊंजा APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है गुजरात के अंदर, वहाँ पे ट्रेडिंग होता है इस चीज़ का। मेजर सौंफ और जीरा का ट्रेडिंग occurs through ऊंझा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी इन गुजरात। तो गुजरात बस ट्रेडिंग कम जगह है, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए इन्होंने राजस्थान के लोगों ने अपोज किया। बाकी जो कंसर्न है वो कंसर्न क्या है कि GI रिकॉग्निशन से फेवर किसको मिलेगा? ट्रेडर्स को, प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलेगा। GI रिकॉग्निशन में फेवर ट्रेडर्स, फार्मर्स को लोअर मार्केट प्राइस, यहाँ पे डर है फार्मर्स को, फार्मर्स फियर लोअर मार्केट प्राइस। ये हमने बात की ऊंझा जीरा एंड ऊंझा फनल डिस्प्यूट। बाकी जीरा एंड सौंफ के बारे में हम बात करें, जीरा जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन। तो जो जीरा है इसका साइंटिफिक नेम क्या है यार? इसका नाम है क्यूमिनम काइमिनम। एंड जो लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया। लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया। क्रॉप सीजन की बात करें तो जीरा जो है वो रबी क्रॉप है, पानी के मौसम में नहीं, वे पानी नहीं, खरीफ पानी होता है। रबी मतलब सूखा जो गेहूँ उगाने वाला मौसम है। विंटर सीजन मेन जो है यहाँ पे ये उगाया जाता है, जहाँ पे ड्राई एंड माइल्ड रेन होता है। सॉइल किस सॉइल में उगता है यार? सैंडी, लोमी टू लोमी सॉइल में ये उगता है। इसको पानी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इट रिक्वायर लेस वाटर। जो जीरा के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसके बाद जो सौंफ है दैट इज फनल। इसकी बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है यार? इट इज फोनिक्यूलम वल्गेरी। एक स्वीट एरोमेटिक स्पाइस है ना। एंड ये फ्लेवर क्यों होता है? इसका जो मीठा फ्लेवर है इट इज प्योर बिकॉज ऑफ एनिथोल। ठंडा ठंडा भी लगता है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ड्यू टू एनिथोल। बाकी जो मेजर जो वेराइटीज़ हैं सौंफ की बात करें तो GF1, GF2, है ना, राजस्थान का सौंफ, अजमेर का सौंफ, अजमेर फनल 1, अजमेर फनल 2, है ना, पंथ मधुरिका। तो ये नाम दे के आपसे पूछा जाए पंथ मधुरिका क्या है? तो सौंफ है यार। हिसार
स्वरूप, ये भी सौंप है। बाकी जो ग्रोइंग कंडीशन है कि किस कंडीशन में सौंप उगता है, तो कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, उसी प्रकार का जैसे जीरा उगता है। एंड ये एक तरह से फर्टाइल वेल ड्रेन लोमी एंड सैंडी लोमी सॉइल में उगता है यार। फर्टाइल वेल ड्रेन लोमी और सैंडी लोम सॉइल। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं सौंप के? वही भाई, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द प्रिंसिपल टॉपिक्स थे यहाँ पे, उसके बारे में 28 जुलाई को जो चीज़ें न्यूज़ में थी वो कंप्लीट करते हैं यार, है ना। मेन चीज़ों की हमने बात की यहाँ पे। 28 जुलाई करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात की यार।